ACCA family. How are you all? Guys, आई होप आप सबकी आधार प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही है एंड इन सेशंस को आप चाहे हो रिवीजन चाहे हो अपनी सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट जो है इसको अच्छे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं एंड आप लोगों की एसीसीए के प्रिपरेशन इसके साथ एक नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। तो हमें जरूर बताइए कि आप जो है इसका यूटिलाइजेशन जो है कैसे कर रहे हैं। तो चलिए फिर अब जो है आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं एंड हम जो है कुछ और नया सीखते हैं अकाउंट्स के बेसिक्स के बारे में। तो देखिए पिछले सेशन में हमने जो है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सेल्स टैक्स के बारे में पढ़ा था। तो जो भी स्टूडेंट जो है जिसने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो भी अवेलेबल है हमारे पोर्टल पे, आप जो है जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वीडियो अवेलेबल है। तो आज का जो सेशन है इस सेशन में हम क्या समझने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं रिसीवेबल्स के बारे में, हम बात करने वाले हैं पेबल्स के बारे में। तो देखिए रिसीवेबल एंड पेबल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करते हैं पैसे का लेना एंड पैसे का देना। अब पैसे का लेना देना तो है और जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड अब ये टर्म्स होती क्या है हम ये समझेंगे कब हम जो है रिसीवेबल क्रिएट करते हैं, रिसीवेबल के टाइम पे हम और क्या क्या बेसिक पॉइंट जो है माइंड में रखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन, जो कि आपकी एसीसीए की एफए के पेपर्स में फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरियाज में से आता है। तो वो क्या है? सप्लायर स्टेटमेंट एंड सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। होता कुछ ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तरह ही है। तो चलिए फिर हम जो है समझते हैं कि इन सेशंस में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आज का पहला टॉपिक एरिया यानी कि रिसीवेबल्स एंड पेबल्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानना एंड पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स फॉर इररिकवरेबल डेट। तो जिसको इररिकवरेबल डेट्स क्या हैं जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम इररिकवरेबल डेट्स का मीनिंग ये होता है और इसका ट्रीटमेंट हमने स्कूल में ये सीखा हुआ है। बिकॉज ये जो है हमारी 11th स्टैंडर्ड की बेसिक्स अकाउंट्स में जो है हम सीखते हुए आते हैं। तो चलिए फिर हमारा जो लाइक टॉपिक एरियाज हैं जिसमें कि हम रिसीवेबल के टॉपिक एरियाज में जाएंगे, पेबल्स की टॉपिक एरिया में जाएंगे। रिसीवेबल में हम रिसीवेबल की इंट्रोडक्शन, क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती हैं, एज ट्रेड रिसीवेबल एनालिसिस क्या होता है, रिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। पेबल्स में हम सीखेंगे कि पेबल्स की इंट्रोडक्शंस, रिसीवेबल के पेबल्स की कॉन्ट्रा एंड सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। तो कुछ ऐसे ही बेसिक टॉपिक एरिया से जो है हम आज के दिन की स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए फिर बच्चों हो जाइए तैयार एंड जोश के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो पहले समझते हैं रिसीवेबल क्या होते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी पैसे लेने हैं तो मुझे जल्दी से बताइए कि मैम हम जानते हैं कि रिसीवेबल क्या होते हैं। तो रिसीवेबल देखिए रिसीवेबल इज द अमाउंट जो कि मनी किसी से लेनी है मैंने। सो यस मनी दैट अदर पीपल ओ टू द बिजनेस। अभी इस बात में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, जब अदर पीपल ओ है ना मतलब हमने लेनी है। मतलब अगर आपने गुड्स जो है कस्टमर को बेची है आज, बट कस्टमर कहता है कि आप तो हमारे हो रिश्तेदार और हम जो है पैसे देंगे आपको बाद में, तो वो केस क्या आ जाता है? रिसीवेबल का केस आ जाता है। दैट मीन्स कि अब वो पर्सन आपको पैसे देगा। तो रिसीवेबल मतलब कि पैसे जो है बिजनेस आपको लाइक आपको बिजनेस को कलेक्ट करने हैं दूसरों से। तो बिजनेस में रिसीवेबल जो होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर से मैं बताऊं कि ए ने गुड्स बेची हैं बी को। ठीक है, तो ए ने गुड्स दिए हैं बी को एंड 5000 की गुड्स जो है दी हैं एंड बी कह रहा है कि ये पैसे जो है लाइक पैसे जो है मैं तुम्हें दूंगा लेटर ऑन डेट पे। अब ए जो है बी को अपनी बुक्स में एज अ रिसीवेबल दिखाएगा। ठीक है, एंड बी के लिए वो पेबल की एंट्री होगी। रिसीवेबल मींस कि बिजनेस विल रिसीव द मनी। ठीक है, तो बिजनेस जो है ये पैसा रिसीव करेगा, ये क्या है? रिसीवेबल है। एंड पेबल में क्या आता है? बिजनेस विल पे द मनी। अब रिसीवेबल के एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारी हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को भी हम डिटेल में समझेंगे कि आपके सिलेबस एरिया में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स जो है एप्लीकेबल होती हैं।
तो रिसीवेबल के एग्जांपल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल सिर्फ और सिर्फ कस्टमर तक लिमिटेड नहीं है, बिजनेस ने किसी और से भी पैसे लेने हो सकते हैं। अब आपके केस में तो आपके कोई दोस्त भी तो हो सकते हैं। तो आप सबसे पहला जो होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल होता है, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन केस में होता है, दैट इज द ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में मेरे पास क्या आएगा? देखिए, जब बिजनेस गुड्स या सर्विसेज देता है अपने कस्टमर को क्रेडिट पे, दैट इज अ ट्रेड रिसीवेबल। यानी कि मैंने अपनी 10,000 की गुड्स दी हैं, तो कस्टमर जो है 60 डेज के बाद देगा, तो ये क्या है, 10,000 के हैं, ट्रेड रिसीवेबल है। सो क्रेडिट सेल है तो हमारे पास क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल आएगा। अब अदर एग्जांपल्स की तरफ से मैं अगर बात करूं, अदर एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं मेरे पास रिसीवेबल में? जैसे कि रेंट ड्यू। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बिजनेस के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड वो वही प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहा है किसी और पर्सन को या किसी बिजनेस को, है ना। मेरे पास प्रॉपर्टी और मैं प्रॉपर्टी दे रही हूँ, और अब देखो, टेनेंट ने अभी तक मुझे पे नहीं किया है रेंट। टेनेंट मतलब जो मेरे यहाँ पर रह रहा है, तो उसने रेंट नहीं दिया, तो वो रेंट रिसीवेबल हो गया। तो ये भी केस होगा। एंड अब देखो, होता बहुत ही किस्मत से है, बट आपको अगर टैक्स का रिफंड मिलने वाला है, तो बिजनेस ने कई बारी जो है ज्यादा टैक्स पे कर दिया एज कंपेयर टू जितना उसने देना था, तो जो टैक्स अथॉरिटी है वो आपको वो एक्स्ट्रा पैसे वापस देगी। जैसे सपोज करो कि आपका टैक्स पेबल बनता था 8,000 और आपने 10,000 जो है दे दिया है, तो यानी कि रिफंड आपका ड्यू है। तो अब आपकी किस्मत अच्छी है कि आप इनकम टैक्स वालों से रिफंड लोगे, तो टैक्स रिफंड जो है आपके लिए रिसीवेबल हो जाएगा। अब ऐसे ही और कैटेगरी हमारे पास क्या आ जाती है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मींस कि आपने इनकम अर्न कर ली है, ठीक है, इनकम अर्न कर ली है, बट अभी बिजनेस के पास उसके पैसे नहीं आए। जैसे कि आपने कोई इंटरेस्ट अर्न कर लिया है एंड बैंक आपको इंटरेस्ट बाद में देगा, दैट मीन्स आपका वो अर्न हो चुका है, दैट इज योर अक्रूड इनकम, जिसको हम रिसीवेबल बोलते हैं। तो एक्रूड इनकम में ना एक कंसेप्ट चलता है कि अर्न नाउ, ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो है एक अलग से चैप्टर भी है, अर्न नाउ प्लस रिसीव लेटर ऑन। ठीक है, तो ये हमारी एक्रूअल्स के कंसेप्ट में चलता है। अब ये तो होगी मेरी पहली बात। फिर आते हैं बात अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल क्या है? कई बारी क्या होता है कि बिजनेस ने, ठीक है, पैसे लेने हैं, बट वो स्पेसिफिक कैटेगरी में फिट नहीं होता, तो वो अदर रिसीवेबल में कर देते हैं। जैसे कि कोई लोन की रीपेमेंट हमारे पास आनी हो, वो भी इसी में ही आ जाता है। अब वो कैसे है? देखिए, सपोज करो कि मैंने लोन दिया है किसी और पार्टी को और अदर पार्टी ने मुझे रीपे करना है, अमाउंट ड्यू है ना, तो वो रिसीवेबल में आएगा। ऐसे ही कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल भी होगा। जैसे कि अगर सपोज करो कि बिजनेस ने मनी बैंक में डिपॉजिट किया और उसको अर्न हो चुका है इंटरेस्ट उस डिपॉजिट के ऊपर, तो इंटरेस्ट अर्न तो हो गया बट अभी रिसीव नहीं हुआ, तो वो भी मेरे इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। अब कई बारी क्या होता है, मैं अपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट भी कर देती हूँ। जैसे सपोज करो कि मैंने 5,000 एडवांस में ही कर दिया गुड्स के लिए, बहुत पैसे हैं हमारे पास। ठीक, अब देखिए, सप्लायर ने अभी तक गुड्स रिसीव डिलीवर जो है नहीं किए हैं। बिजनेस का तो राइट है ना कि वो गुड्स जो है लेगा। सप्लायर अगर डिलीवरी नहीं करेगा तो फिर पैसा रिफंड होके आएगा, तो जो अमाउंट है उसको मैं एज अ रिसीवेबल ट्रीट कर सकती हूँ जब तक गुड्स नहीं आती हैं। तो इसीलिए इसको जो है मैं कंसीडर करके चलती हूँ एज अ अदर रिसीवेबल कैटेगरी में। तो आई होप ये सारी बातें आपको जो है क्लियर है। चलिए जी, अब फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है सेल्स ऑन क्रेडिट। सो अभी किस-किस ने कभी जो है उधारी पे गुड्स जो है दी हैं। क्रेडिट पे गुड्स सेल करना मतलब उधारी पे सेल करना। सो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि मैं गुड्स गुड्स क्या, इवन हम सर्विसेज भी दे सकते हैं कि आज हम जो है गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम अपने कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं कि तुम मुझे पैसे जो है थोड़े टाइम के बाद दे देना, दैट इज द सेल्स ऑन क्रेडिट। जैसे सपोज करो कि मैंने अभी जैसे पीछे आपको एग्जांपल बताई थी रिसीवेबल की, तो वो क्यों आएगी? वो इसी बात के कारण आएगी कि यस, कि मैं गुड्स जो है दे रही हूँ अपने कस्टमर को, मे बी 10,000 की, मे बी 15,000 की, बट मेरा कस्टमर मुझे कहता है कि मैं पैसे जो है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद दूंगा। तो वो जो लेटर पेमेंट आती है, दैट इज मेरे लिए रिसीवेबल। ठीक है, तो इसके केस में हमारे पास जो ये पैसे लेने वाले होते हैं वो मेरे रिसीवेबल बन जाते हैं। अब मैम, ये बिजनेस करेगा ही क्यों? क्यों हम ऐसे करेंगे? हमें क्या है? तो देखिए, ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा कस्टमर आए, अट्रैक्ट करने के लिए।
ठीक है? इससे होगा क्या, कल को जो है मेरी सेल्स जो है और जो है इंक्रीज़ हो जाएँगी, है ना? ऐसा कुछ फ़ायदा हो जाता है, मैं कम्पीट भी कर पाऊँगी दूसरे बिज़नेस के साथ एंड कस्टमर के लिए भी परचेज़िंग ईज़ी हो जाती है। जैसे हमें पता है कि क्रेडिट कार्ड भी तो यही बात है ना कि हमारे खर्चे ही इतने बढ़ते जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता। आज हमें लगता है कि नो कॉस्ट ईएमआई है, चलो भई खरीद लो एंड यही होता है। तो अब वहाँ पर फिर हम ज़रूर पैसे खर्च कर लेते हैं। तो ये सपोज़ करो कि मेरे पास 2 कंपनी है, एक कंपनी कह रही है कि इमीडिएट पेमेंट करो और दूसरी कंपनी कह रही है कि आप कोई बात नहीं, पैसे की क्या बात है, आप पैसे बाद में दे देना, 60 दिन बाद दे देना, चलो, हम खुश हो जाएँगे, पैसे कौन-सा अभी देना है। तो येस फिर आप प्रेफ़र करोगे कि येस कंपनी बी से ही लेते हैं ना, तो येस उसकी सेल बढ़ जाएगी कंपनी बी की। सो बाय ऑफरिंग द क्रेडिट बिज़नेस को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है कि कस्टमर उसी के पास जाएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। अब देखिए जब कभी भी ना गुड्स जो है ऐसे बेची जाती हैं तो वो कैसे बेची जाती हैं विद सम क्रेडिट टर्म। मैम ये क्रेडिट टर्म क्या होता है आप ये भी बता दीजिए। जब बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स बेचता है ना तो वो नॉर्मली एक क्रेडिट टर्म बना के चलता है। क्रेडिट टर्म क्या होती है जिसमें ना हम अपने कस्टमर को बता के चलते हैं कि तुम्हें इतने टाइम पीरियड में पैसे देना है और अगर तुमने पैसे ना दिए ना खबरदार तो ये हो जाएगा। एंड यस अगर आप जो है पैसे जल्दी भी दे दोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा एंड कुछ और कंडीशन भी हो सकती है क्रेडिट एग्रीमेंट में। तो अब ये क्या होता है मेरे क्रेडिट टर्म में भी आता है मींस कि वो कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसके रिगार्डिंगली देते हैं। अब हर एक कस्टमर की ना एक क्रेडिट लिमिट होती है जैसे कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड का गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम वो इसीलिए होता है। तो यस बिजनेस को देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लाइक अनलिमिटेड अमाउंट के लिए तो नहीं दे सकते चलो कोई बात नहीं पैसे आ जाएंगे ऐसे थोड़ा होता है हर बार थोड़ा कर ही जाएंगे। तो एक सर्टेन लिमिट होती है डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर। तो वो जो लिमिट होती है ना उसको क्रेडिट लिमिट बोला जाता है। जैसे सपोज करो एक कस्टमर की क्रेडिट लिमिट है 20,000 कि जब तक तुम्हारी 20,000 तक की लाइक लेट पेमेंट वाली शॉपिंग नहीं होती है तुम्हें अलाउड है। मीन्स अब अगर आप उस लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर ही नहीं सकते हो तो अब बिजनेस जो है अपने कस्टमर को ये क्यों करता है ये लिमिट क्यों सेट करता है वो चाहता है कि यस इससे ज्यादा बैलेंस इससे ज्यादा नुकसान मैं इस वाले कस्टमर से नहीं सह सकता कल को अगर पैसे नहीं आए तो यस यही होता है मेरी क्रेडिट लिमिट का पर्पस। तो जैसे सपोज करो कि आपने कभी 18,000 की जो है शॉपिंग कर ली आपकी लिमिट है 20,000 की और आप 5,000 का और करना चाहते हो तो 18 प्लस 5 23 हो गया ना। बट जो 20 से आगे वो आपको अलाउड ही नहीं होगा। तो बिजनेस क्या करेगा नहीं तुम्हें और नहीं मिलेगा और 5,000 का नहीं मिल सकता वो कहेगा कि तुम्हें पहले कुछ बैलेंस जो है क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम तुम्हारी लिमिट क्या है 20,000 है। ठीक है एंड या फिर वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा एंड या फिर आपकी क्रेडिट टर्म जो है बढ़ा देगा ऐसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। इस सब के प्रोसेस को देखता कौन है मैम। अब ये सारे काम को देखने वाला पर्सन जो होता है क्रेडिट कंट्रोलर होता है जो कि क्या करता है मैनेज करता है। ठीक है ये पर्सन क्या करता है मैनेज करता है किसको करता है कस्टमर के क्रेडिट लिमिट को। तो क्रेडिट कंट्रोलर क्या होगा एक ऐसा पर्सन जो कि मेक श्योर करता है कि कस्टमर जो है मनी टाइमली पे करे। ठीक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि ये देखना कि कस्टमर को पैसा मिलेगा कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट करना आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना ये सारी चीजें उसमें कवर आती हैं। अब क्या-क्या फायदे होंगे, क्या-क्या नुकसान होंगे गुड्स क्रेडिट पे बेचने के? तो एडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो इससे होगा क्या हमारी एक तो सेल बढ़ जाती है या रेवेन्यू बढ़ जाता है। कस्टमर जो है ज़्यादा विलिंग हो जाएगा कि यस कि हाँ जी, मेरे पास अभी थोड़ा ना इमीडिएट थोड़ा ना पेमेंट करनी है, बाद में करनी है। जैसे सपोज़ करो एक मुझे मशीनरी लेनी है 50,000 की, बट एकदम से मेरे पास 50,000 पे नहीं है, अभी की डेट में तो नहीं है। तो बिज़नेस ने कहा कोई बात नहीं, आप मशीन ले जाओ बट पैसे जो है 30 दिनों के बाद दे देना। तो मुझे पता है कि ये 30 दिनों के अंदर मेरा अरेंजमेंट हो जाएगा मनी का। तो ये सेलर जो है अपना सेल टारगेट अचीव कर लेगा और जो है जो बायर है उसको भी फायदा हो जाएगा। एंड अब इससे होगा क्या कि जो बायर है उसके पास वो प्रोडक्ट इमीडिएटली आ गया, उसको अभी ज़रूरत है, कल को हो सकता है ज़रूरत ही ना हो, तो वो उसको इमीडिएट बेसिस पे यूज़ कर पाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। एंड फिर अब ये क्या होता है कस्टमर को हर जगह पे कैश या फिर लाइक चेक कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है एंड ये उसको बेनिफिट फील होता है। उसके अलावा क्या बेनिफिट होता है कई बारी कुछ चीज़ें मुझे बहुत महँगी लगती हैं बट क्रेडिट से कस्टमर को लाइक मौका मिलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं पेमेंट कर दूँगी। तो यस वो जो है जैसे सपोज़ करो उसने ये एग्री कर दिया कि मैं मंथली पेमेंट कर दूँगा 2 मतलब 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में। तो यस उसके लिए जो है लाइक परचेज़िंग जो होगी अफोर्डेबल हो जाएगी, ये भी उसके लिए फ़ायदा है।
एंड समहाउ ये जो है कन्वीनियंस भी क्रिएट करता है, परचेजिंग इजी करता है, खास करके अगर बात करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यही होता है, तभी हमारे खर्चे हो जाते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि मैम खर्चे क्यों होते हैं। तो देखिए एसीसी रियल लाइफ हैक्स भी सिखाता है। अब इसके देखो नुकसान भी तो होते होंगे, फायदे हैं तो जिंदगी में नुकसान भी हर बात के होते हैं, तो इसके नुकसान क्या होते हैं? देखिए कई बारी क्या होता है कि मेरा जो सेलर है ना उसको कई बार लाइक नुकसान क्या होता है फाइनेंसिंग कॉस्ट का। देखिए सेलर ने जो है सेल तो कर दी बट उसके पास कैश नहीं आया, तो अब कहीं न कहीं कैश फ्लो को लेके प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं सेलर के पास, है ना? क्योंकि अब देखो मैंने तो गुड्स तुम्हें दे दी, ठीक है? और कस्टमर जो है मुझे 90 दिनों के बाद पे करेगा। तो अब मैं वो 90 दिन पैसा कहाँ से लाऊँ? मुझे तो अपने एम्प्लॉइज़ को देने हैं, सप्लायर को देने हैं, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है। तो हो सकता है मुझे मनी बोरो करनी पड़ जाए और मैं बोरो करूँगी तो मुझे ब्याज लग जाएगा। ये भी हो सकता है। अब दूसरा नुकसान क्या होगा? अब ये तो होगी बुरा सोचने वाली बात, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास लीगल फीस भी हो सकती है अगर कस्टमर जो है कल को पैसे नहीं देगा तो। ठीक है, कस्टमर को हो सकता है लाइक जैसे सपोज़ करो कि कस्टमर जो है कह रहा है कि नहीं मैं नहीं दे पाऊँगा, तो अब देखो क्रेडिट जो है उसके लिए और एक्सपेंसिव हो जाएगा, कल को उसके ऊपर फाइन पेनल्टीज़ लगी तो। एंड अब देखो इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट पेमेंट फीस एंड पेनल्टीज में बी कॉस्टली टू द बायर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। अब उसके अलावा इसमें और क्या आता है कि हमारे पास ना एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, तो एक तो होगी लीगल कॉस्ट, लॉयर का खर्चा, कोर्ट का खर्चा, ये सब कुछ, लेट पेमेंट पेनल्टी भी आ गई एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है? देखिए बिजनेस को इस सब के लिए एम्प्लॉय भी तो रखने पड़ेंगे, कस्टमर को चेक करो, उसको इनवॉइस इशू करो, उसका बैलेंस चेक करो, कोई पेमेंट कितनी रहती है, कितने दिन हो गए, उसको फोन करो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो ऐसे इन सब कामों के लिए उसको पर्सन चाहिए, जिसके लिए बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। And the most important thing is it may require security and guarantee। ठीक है, एक तो बैड डेट तो होएगा ही होएगा, बैड डेट होने के भी तो चांसेस हो सकते हैं ना, कल को पैसे आए ही नहीं तो अब क्या कर लेंगे? तो अब ये भी दिक्कत तो है ही है, बट साथ-साथ क्या है कि सिक्योरिटी और गारंटी भी चाहिए हो सकती है बड़े-बड़े रिस्क की कैटेगरीज के केस में। इसीलिए तो बैंक वाले हमसे गिरवी रखाते हैं, मोर्टगेज कराते हैं, सिक्योरिटी, गारंटी या कोई प्रोटेक्शन, ताकि लाइक वो जो है मनी का रिस्क ना हो। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं अगर मैं उधारी पे सेल करूँगी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक जो है क्रेडिट कंट्रोल। अब मैम क्रेडिट कंट्रोल क्या है? अब क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? सो बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल की अगर मैं बात करूं मींस एक ऐसा सिस्टम जो कि बिजनेस वाले यूज करते हैं टू मेक श्योर कि जो भी हम क्रेडिट दे रहे हैं वो एक सूटेबल कस्टमर को होना चाहिए एंड हम जो पैसा जो रिसीव कर लें वो टाइमली रिसीव कर लें। इट्स नॉट जस्ट सिंपली चेजिंग द कस्टमर कि हाँ जिसने पे नहीं किया, नहीं मैंने उसको चेज नहीं करना है, बल्कि क्रेडिट सेल करने से पहले ही ठीक है, तो ये क्या होगा, इट विल स्टार्ट बिफोर। ठीक है, कौन किसको क्रेडिट देना चाहिए हम यहाँ पर ये देख के चल रहे हैं कि किसको क्रेडिट, कोई क्रेडिट लेने के लायक भी है या नहीं, अगर हम लाइक देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो। सो नॉट चेजिंग द कस्टमर, ठीक है, नॉट चेजिंग द कस्टमर। बट यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये देखूंगी कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसको मैं जो है लाइक क्रेडिट सेल करनी चाहिए। अब क्रेडिट कंट्रोल में कौन-कौन सी एक्टिविटीज हम करते हैं, मतलब पहला तो ये हो गया डिसाइड करो कि किसको क्रेडिट मिलना चाहिए। बिफोर अलाउइंग द क्रेडिट बिजनेस क्या करेगा, असेस करेगा कस्टमर को कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस बिहेवियर क्या है, क्रेडिट रेफरेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, रेपुटेशन क्या है। तो हम जो है ये सारी चीजें जो है चेक करते हैं। तो अगर सपोज करो कस्टमर ए है, लाइक वो ऑलवेज टाइम पे पे करता है और कस्टमर बी की हिस्ट्री है कि वो कभी भी डेट नहीं देगा, तो ऑब्वियसली बिजनेस जो है किसको पसंद करेगा क्रेडिट देना, कस्टमर ए को। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर मेरे पास क्या आती है, एग्री टर्म्स ऑन क्रेडिट एंड द क्रेडिट लिमिट इन एडवांस। तो देखो बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस ये देखेगा कि कब जो है कस्टमर पे करेगा, कितना उसका पैसा देना रहता है। जैसे सपोज करो कि क्रेडिट टर्म है 30 दिन, किसी की क्रेडिट लिमिट है 25,000, तो कस्टमर को नॉर्मली 30 दिनों के अंदर ही देना है एंड वो 25,000 से ज्यादा जो है विदाउट फर्दर रिव्यू नहीं करेगा, तो वो ये देख के करता है।
एंड हम उसमें और क्या देखते हैं, एक्यूरेट इनवॉइसिंग। एक्यूरेट इनवॉइसिंग एज इन की इनवॉइस जो है करेक्ट होना चाहिए, उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जैसे कि कस्टमर नेम, क्वांटिटी, प्राइस, टैक्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इनकरेक्ट इनवॉइस होगा तो डिस्प्यूट हो सकते हैं, एंड अगर कोई डिस्प्यूट है तो कस्टमर जो है पेमेंट डिले कर देगा। अब इसमें और मैं क्या कर सकती हूँ, मॉनिटर कर सकती हूँ रिसीवेबल के बैलेंस को। तो बिजनेस को रेगुलरली चेक करना होता है कि कितना हर एक कस्टमर का बैलेंस रहता है। मतलब वो हम ये देखेंगे अमाउंट ड्यू कितनी है, अमाउंट ओवर ड्यू कितनी है, कस्टमर की अप्रोच क्या है, कस्टमर की हिस्ट्री क्या है, कोई ऐसा कस्टमर जो कि लेट पेमेंट करता है। अब ये तो हमने यहाँ पर देख लिया, एंड जिसके अकाउंट जो है ओवरड्यू रह गए हैं, उसको मैं चेस करती रहूंगी। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं, तो वो फॉलो अप लेता रहेगा, जैसे कि 30 दिन हो गए, पेमेंट ड्यू हो गई, ठीक है, फिर 35 दिन बाद रिमाइंडर दो, हेलो जी आपकी पेमेंट रहती है, फिर 45 दिन बाद हम क्या करेंगे, कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे। फिर अगर 60 डेज अगर हो गए, मैं एग्जांपल से डेट्स बोल रहा हूँ, डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपनी की पॉलिसी। फिर हो सकता है हम सोचें कि कुछ एक्शन लेना चाहिए। एक्सट्रैक्ट प्रोसेस क्या है कि बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब उसके बाद हमारे पास आती है बारी क्रेडिट लिमिट की। देखो क्रेडिट लिमिट अभी हम वैसे बात करके ही उठे थे, ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी नॉर्मली अ कस्टमर इज अलाउड टू ओ द बिजनेस एट वन टाइम। जैसे कि कस्टमर की मैक्सिमम लिमिट है, जैसे कि कस्टमर की लिमिट जो है, हमने सपोज करो, ठीक है, 50,000 कर दी है, ठीक है, एंड कस्टमर अभी जो है 35,000 तक के पैसे उसके देने रहते हैं। तो अभी यानी कि उसकी 15,000 की और की कैपेसिटी है। तो अगर उसको 20,000 की और गुड्स चाहिए तो बिजनेस सिचुएशन को देखेगा, एंड बैलेंस जब है देखेगा, तो फिर 35 प्लस 20 55 हुआ, जो कि 50,000 से लिमिट से ज्यादा है, तो वो बोलेगा कि हाँ जी लिमिट से ज्यादा है, अब तुम्हें नहीं मिल सकता, या देखा जाएगा कि क्या किया जाए। तो मैक्सिमम अमाउंट बिलिंग टू रिस्क, अब क्योंकि उसको मैक्सिमम रिस्क उस पर्सन से इतना है कि अगर पैसे ना आए तो। अब ये क्यों जरूरी है, ये क्रेडिट लिमिट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे ना हमारा रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, रिस्क कम हो जाता है। देखो हम यही देखते हैं कि अमाउंट जो है बिजनेस हो सकता है लूज कर जाए। जैसे कि कस्टमर को एक 1 मिलियन अलाउड है, तो वो अदरवाइज, अब देखो सपोज करो कि बिजनेस जो है कल को बैंकरप्ट हो गया, तो बिजनेस जो है कल को जो है सफर करेगा ना लॉस, उसने अगर पैसे नहीं दिए। अब अगर मैंने किसी को 1 मिलियन अलाउ कर दिया और वो कल को बैंकरप्ट हो गया, और फिर मेरे को तो नुकसान होएगा ही होएगा, तो इसीलिए मैं क्या करूं, 1,50,000 जो लाइक लिमिट वाली है वही चीजें मैं उसके लिए सेट करूं, ताकि जो है कल को मुझे इतना भयानक वाला नुकसान ना हो। हम यही कह सकते हैं। अब इससे और क्या होगा, स्पीड अप प्रोसेस होगा। स्पीड अप प्रोसेस मींस कि मेरा कल को जो है एज अ बिजनेस देखो मेरा टाइम सेव होगा। टाइम कैसे सेव होगा, अगर एक क्रेडिट लिमिट अप्रूव हो गई है तो बिजनेस को बार बार जो है प्रॉपर क्रेडिट रिव्यू नहीं करना पड़ेगा छोटी छोटी परचेज के लिए। क्रेडिट डिपार्टमेंट बाकी मेन काम के ऊपर ध्यान से करेगा। मेरी सेल्स भी जो है जल्दी जल्दी होंगी, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो है पता है कि हाँ उसकी क्रेडिट कैपेसिटी इतनी है और वो बस फटाफट उसी के अकॉर्डिंगली करेगा। एंड हमारा कलेक्शन भी अच्छा होता है इससे, क्यों, क्योंकि क्रेडिट कस्ट लिमिट जो है इनकरेज करती है कस्टमर को कि अपना बैलेंस जो है अपने कंट्रोल में ही रखें, एंड अगर उनका लिमिट रीच हो गया तो बिजनेस जो है उनको पे कर देगा, कुछ हिस्सा या सारा हिस्सा, ताकि जो है आगे और परचेज ना हो। अब इससे हम अपने कस्टमर को भी मॉनिटर कर पाएंगे। क्रेडिट लिमिट है एक किस्म का वार्निंग साइन की तरह भी काम करता है। कस्टमर की लिमिट 1 लाख है, तो बैलेंस रेगुलरली रीच होता रहता है। 20,000 हो गया नॉर्मल है, 50,000 होगा मॉनिटर करो, 90,000 होगा रिव्यू करो, 1 लाख हो गया तो लिमिट ही होगी। तो अब अगर वो रेगुलरली होगा तो हो सकता है ना कि मैं अपने कस्टमर को बोलूं जल्दी पैसे दे दो, या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लूं, ठीक है, या फिर उसकी लिमिट जो है कम कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन से पैसे नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ हम जो है उस केस में देख सकते हैं। नाउ अब उसके बाद आता है मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया, एज रिसीवेबल या फिर डेट एनालिसिस जिसको बोला जाता है। किस किसने इसके बारे में सुना हुआ है, एज रिसीवेबल एंड डेट एनालिसिस, बहुत ही अच्छा टॉपिक एरिया है। तो बच्चों देखिए एज रिसीवेबल एनालिसिस, देखिए इस टॉपिक एरिया में हम ना ये समझते हैं कि हाउ ओल्ड आर द अमाउंट कस्टमर्स ओ टू अस, मतलब जिस यानी कि जिसको मैं बोलूंगी एज रिसीवेबल। अब एज एज रिसीवेबल क्या होते हैं, हमारे डेट ही होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें करूंगी क्या, वो ना ये शो करेगा कि हाउ मच ईच कस्टमर ओज एंड हाउ लॉन्ग दे हैव ओड अस, कितना टाइम पीरियड हो गया और कितने पैसे रहते हैं। इससे ना बिजनेस ना आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो कि इतना इतना टाइम लगा रहे हैं पैसे देने में।
जैसे कि किसी की 5,000 की है, किसी के 8,000 है, किसी के 10,000 है, ठीक है? कितने-कितने दिनों तक किस-किस बंदे ने कितने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे सपोज़ करो कि किसी के पैसे देने 10 दिन हुए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वही पर्सन अगर कोई और पर्सन है, जिसके पैसे 90 दिन तक नहीं आए हैं, तो वो हमारे लिए कंसर्निंग बात है। ठीक है, तो हम ना एज की कैटेगरीज़ करते हैं इसमें। क्या करते हैं? एज को लेके कैटेगरीज़ करते हैं इसमें। तो कैटेगरीज़ कैसे करते हैं? जैसे कि 30 दिन तक ठीक है, रिसेंटली आउटस्टैंडिंग है। 60 दिन हो गए, ज़्यादा ओवरड्यू हो गए। 90 दिन हो गए, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली है एंड 90 से ज़्यादा दिन हो गए, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। मीन्स इसके पीछे का की आइडिया क्या है? द ओल्डर द डेट, जर्नली द ग्रेटर रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। ठीक है? तो अगर जितना पुराना उतना ही रिस्क। ठीक है? ओल्डर गेट मोर रिस्की। हम यहाँ पर ये देख के चलते हैं। अब ये एज रिसीवेबल एनालिसिस इसीलिए जरूरी है ताकि इससे हम क्रेडिट कंट्रोल कर सकें। अब हमारा जो इंफॉर्मेशन अगर मैं देखूं, मैं इसमें कैसी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है? आप वैसे सोचिए कि मैम कैसी इंफॉर्मेशन होगी? कस्टमर का नाम, कितनी अमाउंट, कितनी क्रेडिट लिमिट, कितने दिन हो गए, ठीक है, अमाउंट ओवर ड्यू। इससे मैनेजमेंट देख पाएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं एंड कौन से कस्टमर हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं। जैसे कि क्रेडिट कंट्रोल की कुछ एग्जांपल की बात करता हूँ, एजिंग रिपोर्ट के हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कस्टमर है जिसने 5,000 नहीं दिए 20 दिनों से, दूसरा कस्टमर है 5,000 नहीं दिए 100 दिनों से। तो ऑब्वियसली मैं बी वाले कस्टमर के लिए ज्यादा एक्शन लेना है, ज्यादा कंसर्निंग है, उसको रिमाइंडर दूंगी, सेकेंड रिमाइंडर दूंगी, नोटिस दूंगी एंड फिर लीगली तरीके से उससे कलेक्ट करके चलूंगी। तो लाइक मैं अपने कस्टमर को समझूंगी, मैं अपना कैश फ्लो अच्छा कर पाऊंगी। ठीक है, कस्टमर को समझूंगी, कैश फ्लो अच्छा कर पाऊंगी, बैड डेट्स को अच्छा लाइक समझ पाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर बैड डेट्स होने के चांसेस हैं एंड फिर मैं क्रेडिट कंट्रोल को मॉनिटर कर पाऊंगी कि कौन से कस्टमर जो है इसमें आ रहे हैं एंड फिर अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पर्सन है जिससे रिस्क है, तो मैं उनसे बचने की कोशिश करूंगी। सो दिस इज व्हाट वी डू इन एज रिसीवेबल एनालिसिस। मतलब एज मींस कि किसको कितना टाइम हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एरिया, यानी कि मेरे पास इरिकवरेबल डेट्स एंड बैड डेट्स की अगर मैं बात करूं, तो इरिकवरेबल डेट क्या होते हैं? जिनको मैं बैड डेट भी बोलती होती हूँ, यानी कि मनी ओड बाय कस्टमर दैट द बिजनेस डज नॉट एक्सपेक्ट टू कलेक्ट। मतलब कि मैंने सपोज करो कि मेरा कोई फ्रेंड है राम श्याम घनश्याम, ठीक है, ठीक है, तो भगवान के नाम तो खैर क्या ही लेने हैं, सोनू मोनू जो भी हैं। तो आप अगर मतलब इस वाले बात पे भगवान का नाम लेना चाहिए, बट इस बात में नहीं, भगवान तो मैं देते ही हैं। तो यस, अगर मैं बात करूं कि लाइक इरिकवरेबल डेट, तो सोनू ने मुझे पैसे देने हैं। तो यस, एबीसी ने गुड्स भेजी है 5,000 की, तो सपोज करो जून को दी है। तो जॉन कल को बैंकरप्ट हो गया, तो अब मुझे लगता है कि नहीं, जॉनी जॉनी मेरे साथ तो जॉनी कर देगा नो पापा करके। तो यस, मतलब कि उससे पैसे नहीं आएंगे, तो यानी कि वो 5,000 जो है वो इरिकवरेबल डेट है। अब हमारे पास ना रिसीवेबल और इरिकवरेबल डेट में डिफरेंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी कस्टमर ने मेरे पैसे देने थे, वो मेरे रिसीवेबल थे, बट बाद में वही कस्टमर जो है बैंकरप्ट हो गया और वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो वो मेरे लिए अब इरिकवरेबल डेट बन गया। मतलब कि उसको मुझे रिसीवेबल में से हटाना पड़ेगा। आईडी नीड्स रिमूव बैलेंस फ्रॉम रिसीवेबल्स। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैम, ऐसे क्या साइन हो सकते हैं जिससे कि मुझे लगे कि ऐसा हो सकता है? जैसे कोई कोई ऐसा कस्टमर है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, नॉर्मली 30 डेज की क्रेडिट टर्म है, बट 90 दिन हो गए अभी तक पैसे नहीं आए, मतलब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मे बी कस्टमर अपना इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है, नॉर्मली वो फुल देता था, बट अब ना सडनली ना उसने छोटी छोटी पेमेंट करनी दे दी, मतलब कि इसमें दिख रहा है कि उसको कैश फ्लो की डिफिकल्टीज है। कस्टमर ना लाइक इनवॉइस में ना डिस्प्यूट कर रहा है, ठीक है, ये उसका डिलेइंग टैक्टिक्स है। मतलब कि कस्टमर कह रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इनवॉइस में गलती है, ऐसे तो ना होगा। मतलब वो क्यों कर रहा है कि पेमेंट को डिले करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज अ वार्निंग साइन। या फिर कस्टमर जो है एडमिनिस्ट्रेटर में चला गया है, लिक्विडेशन में चला गया है, ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। मतलब कि कस्टमर को जो है ना फाइनेंसिंग प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स कि देयर मे बी लिटिल और नो चांस ऑफ रिकवरी। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब मुझे इरिकवरेबल डेट कल को राइट ऑफ भी करना होता है।
बिल्कुल करना पड़ता है। मतलब सपोज करो कि अगर बिजनेस को श्योरिटी है, बिजनेस सर्टेन है कि कस्टमर कल को पैसे नहीं देगा, तो डेट आपने दिखाया ही क्यों है? जब पैसे आने ही नहीं तो इच्छा ही की रखनी, उम्मीद ही की रखनी, उम्मीद की किरण को छोड़ दो, क्योंकि बिजनेस जो है अब वो पैसे नहीं लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो रिसीवेबल मेरे लिए एसेट होता है, और अगर बिजनेस को लगता है कि किसी से पैसे नहीं आने वाले हैं, तो मुझे पता ही है ना कि पैसे नहीं आएंगे तो क्यों दिखाओ, तो वो मेरे लिए एसेट नहीं है, तो एसेट से हटा दो, रिसीवेबल में से हटा दो। एंड अब ये तो मेरे पे खर्चा पड़ गया ना, उसने पैसे नहीं दिए, मैंने गुड्स दे दी, वो गुड्स तो मैं खरीद के आई होंगी ना, तो वो मेरे लिए एक किस्म का खर्चा पड़ गया, तो इसको एज अ एक्सपेंस जो है दिखाऊंगी। ठीक है, तो डेट मेरे लिए अब एसेट नहीं है। इफ मनी इज नॉट कमिंग, ठीक है, तो रिमूव इट फ्रॉम एसेट्स, यानी कि रिसीवेबल, एंड शो एज एक्सपेंस, क्योंकि अब मेरे सिर पे एज ए एक्सपेंस पड़ गया, मेरे लिए नुकसान ही हो गया ना। अब इसके लिए मैम मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा? जर्नल एंट्री कैसी होनी चाहिए? सपोज एक कस्टमर है ए, उसने 5,000 रुपए देने थे, एंड अब उसी के पैसे इरिकवरेबल हो गए हैं, तो अब एक्सपेंस करना है, तो इसको इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस करेंगे, एंड मेरा रिसीवेबल जो है क्रेडिट कर देंगे। रिसीवेबल नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली इट्स अ डेबिट बैलेंस, नाउ रिड्यूस्ड, सो क्रेडिट। ठीक है, और एक्सपेंस तो मेरा डेबिट ही होता है, तो इसलिए हमने डेट किया है। तो इससे क्या हो गया? बिजनेस ने एक्सपेंस को डेबिट किया और रिसीवेबल को क्रेडिट किया। तो पी एंड एल में खर्चा बढ़ गया, एंड खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट कम होगा, एंड मेरे बैलेंस शीट में एसेट जो है कम हो गया। यही हम इसमें करके चलते हैं। ठीक है, यही हम इसमें करके चलते हैं। Now, next is subsequent recovery of irrecoverable debt. अब ये क्या हो गया? चमत्कार हो गया, चमत्कार। ठीक है, आपके साथ भी हुआ होगा कभी, शायद हुआ है तो बताइए जरूर। तो अब ये टॉपिक तो है चमत्कार, एंड बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट बहुत सिंपल आइडिया है। अब इसको ना पहले नंबर से समझना। सपोज करो कि एक कस्टमर है, उसने मेरे 1,000 रुपए देने थे। ठीक है, अब कल को वो मुकर गया, एंड इसीलिए मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया एज अ बैड डेट। लेटर ऑन क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेडली कस्टमर ने मे बी उसमें से 400 रुपए दे दिए। अब हुआ क्या कि बिजनेस ने तो रिकवर किया है पार्ट ऑफ द डेट, जो कि प्रीवियसली बिजनेस ने उसको इरिकवरेबल कंसीडर कर लिया था। ठीक है, तो अब इसके लिए अब मेरे पास क्या होते हैं, क्या मुझे करना है? इसके लिए मैं स्टेप्स वाइज चलूंगी, कैसे हैं मेरे पास स्टेप्स, क्या हैं इसको करने के। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि रिवर्स करना पड़ेगा राइट ऑफ को, क्योंकि मैंने उसको राइट ऑफ किया था। अब देखो डेट जो है प्रीवियसली रिमूव किया गया था मेरे रिसीवेबल में से, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको ब्रिंग करना पड़ेगा बैक पोजीशन में। ठीक, यानी कि अब मैं क्या करूंगी? फॉर द अमाउंट रिकवर्ड, जितनी अमाउंट रिकवर्ड हुई है, ठीक है, जितनी अमाउंट रिकवर्ड, उतनी ही अमाउंट का मैं क्या करूंगी? डेबिट करूंगी रिसीवेबल फिर से, एंड क्रेडिट करूंगी इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस, यानी कि वो वाली एंट्री का रिवर्सल। फिर उसके बाद मैं दोबारा से क्या करूंगी? रिकॉर्ड करूंगी रिसिप्ट को। पैसा आया, बैंक बढ़ा, एंड टू ट्रेड रिसीवेबल फॉर द मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से ही मैं आपको वर्ड्स लाइक नंबर्स वाइज बताऊं। सपोज करो कि लाइक प्रीवियसली 1,000 थे, अब 400 उसने दे दिए, जो भी हम चल रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी? रिसीवेबल टू इरिकवरेबल डेट 400 से ही करूंगी, एंड सेकेंड एंट्री बैंक टू रिसीवेबल 400। अब नेट इफेक्ट क्या हो गया? कि मेरा रिसीवेबल मैंने डेबिट किया, रिसीवेबल को क्रेडिट किया। तो बहुत बार क्या होते हैं, इंस्टेड ऑफ शोइंग टू सेपरेट एंटिटीज, हम जो है ओवरऑल इफेक्ट अगर समझ जाएं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो बैंक टू इरिकवरेबल डेट ये हुआ है 400 की अमाउंट से। ठीक है, ये हुआ है। तो अब
रिसीवेबल एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस भी यूज किया जा सकता है एज अ इरिकवरेबल डेट, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। बस एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि अमाउंट जो रिकवर हुई है और जितना आपने रिटर्न ऑफ किया है वो सेम हो, अलग अलग अमाउंट भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। Now there is another important topic area, allowances for a recoverable debt. अब allowance क्या है? मैम allowance क्या है? बहुत सारे बच्चों ने इसके ऊपर क्वेश्चनिंग की है, बट ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने इरिकवरेबल डेट की बात की कि आपको जो है सर्टेनिटी है कि यस, या फिर आप श्योर हो कि यस की कस्टमर पैसे नहीं करेगा, तो वो तो था आपके पास इरिकवरेबल डेट। ठीक है, इरिकवरेबल डेट। अब बहुत बार क्या होता है कि आपको ना सर्टेन नहीं है, बट आपको लगता है कि हाँ जी, कुछ ऐसे पैसे हैं जो कि ना नहीं आएंगे, किस्मत ही खराब है, होता ही है ऐसे। तो इसको एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, सपोज करो कि टोटल रिसीवेबल मेरे पास 1 लाख के थे। बिजनेस को लगता है कि 5,000 की अमाउंट है जो कि हो सकता है नहीं आए, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन से कस्टमर है जो नहीं देंगे, या 5,000 ही है या कुछ भी है। तो इसीलिए वो क्या करता है, अलाउंस क्रिएट कर देता है इरिकवरेबल डेट के लिए। हमें अलाउंस क्यों चाहिए? बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी रिसीवेबल ऐसी अमाउंट पे नहीं होना चाहिए जो कि मुझे रियलिस्टिक ही नहीं है कि ये पैसे आएंगे। जैसे अगर रिसीवेबल मैंने 1 लाख के दिखाए हैं और मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड लॉस 5,000 का हो सकता है, और इस केस में फिर क्या होगा, रिकवरी 1 लाख में से 5,000 यानी कि 95,000 की होगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट ट्रेड रिसीवेबल 95,000 के ही दिखाने चाहिए। तो अब इरिकवरेबल डेट और अलाउंसेस का अगर मैं डिफरेंस आपको मैं बताऊं, वो होता क्या है कि इरिकवरेबल डेट क्या है कि डेट जो है कंसीडर है दैट इज अनकलेक्टेबल, बट अलाउंस के केस में होता है कि हाँ वो आ भी सकते हैं। तो इरिकवरेबल डेट तो स्पेसिफिक है कि मैंने राइट ऑफ कर दिया, रिसीवेबल को रिमूव कर दिया, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर दिया, और वो श्योर है। अलाउंसेस के केस में इट्स एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस, जस्ट लाइक अ प्रोविजनिंग। ठीक है, रिसीवेबल मेरे कस्टमर के अकाउंट में रहते हैं, मैं क्या करती हूँ, एक्सपेक्टेड लॉस के बेस पे करती हूँ, और ये एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन के बेस में होता है, यानी कि अलाउंस मींस इट माइट नॉट बी गेटेड। ठीक है, अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैम कि कस्टमर का अकाउंट जो है रहेगा क्यों? ठीक है, ये हम दिखाते कैसे हैं? आप देखोगे अलाउंस में माइनस करके जो बैलेंस है, इससे ऐसे करके इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, बट अब मुझसे आप ये पूछोगे कि मैम कि कस्टमर का अकाउंट वैसे का वैसे क्यों दिखाना? देखो, कहीं अगर हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ भी रीजनेबल पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर पैसे दे देगा, तो बिजनेस को उसको कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड करके रखना चाहिए कस्टमर के बैलेंस में। कस्टमर ने सपोज करो 10,000 देने हैं और बिजनेस को लगता है कि हाँ 8,000 पे ही आएंगे, बट मैं पूरे 10,000 रिमूव नहीं करूंगी, मैं इंस्टेड क्या करूंगी कि 10,000 के रिसीवेबल है, 2,000 का अलाउंस दिखाऊंगी, नेट रिसीवेबल मेरे 8,000 के हैं। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज भी तो होंगी मैम। जी हाँ, बिल्कुल है, इसकी जर्नल एंट्रीज हैं। तो जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते होते हैं? पहले आपको बहुत बेसिक से समझना है, और स्टूडेंट ना इसी बात में कंफ्यूज होते हैं। बेसिक रूल क्या है कि आप ना कंपेयर करोगे न्यू यानी कि जो आपका क्लोजिंग अलाउंस है। ठीक है, क्लोजिंग अलाउंस यानी कि इसको मैं अगर बोलूं न्यू अलाउंस जो कि इस साल के एंड का होना चाहिए। ठीक है, इसको कंपेयर करोगे ओल्ड यानी कि ओपनिंग अलाउंस के साथ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, क्लोजिंग निकाला, उसको कैलकुलेट किया, दोनों के बीच का क्लोजिंग यानी कि न्यू वाला, और ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर का यानी कि ओल्ड वाला, दोनों को कंपेयर किया। अब आपको वही डिफरेंस जो है एंट्री की फॉर्म में डालना है। अब आपके पास ना डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। डिफरेंस जो होंगे मैं जर्नल एंट्री की पोस्टिंग के तरीके से करूंगी, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट जो होगा इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस ही होगा। अब देखिए, अगर मेरा क्लोजिंग अलाउंस, ठीक है, क्लोजिंग अलाउंस इज ग्रेटर देन ओपनिंग अलाउंस, तो मुझे क्या करना है? सपोज करो मैं अमाउंट की तरफ से बता रही हूं कि मेरा ओपनिंग अलाउंस, ठीक है, वो कितना था? 10,000 का था। ठीक, क्लोजिंग अलाउंस कितना है मेरा? 15,000 का है। अब डिफरेंस कितना हो गया? 5,000 का इंक्रीज हुआ है ना? 5,000 का बढ़ा है। तो मैं पूरा का पूरा नहीं करूंगी, बिजनेस को एडिशनल अलाउंस देने की जरूरत है। तो इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस टू अलाउंस फॉर रिसीवेबल 5,000 5,000 से मैं एंट्री करूंगी। ठीक है, यही मुझे करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को जो है लाइक अब लगता है कि इतना लॉस हो सकता है, तो एक्सपेंस बढ़ाया और अलाउंस बढ़ाया। अब मैम अगर इससे उल्टा केस हो जाए,
ठीक है, तो बेसिकली क्लोजिंग अलाउंस जो है वो लेस है ओपनिंग अलाउंस से। पहले क्या था, वो ज्यादा है, अभी उल्टा केस हो गया। अब ओपनिंग अलाउंस जैसे सपोज करो इट्स 15 के एंड क्लोजिंग अलाउंस जो है इट्स 10 के। अभी भी मैंने 5,000 ही ले लिया, ठीक है। ये क्या हुआ, अब की गिरे है ना, तो अब एंट्री जो होगी रिवर्स एंट्री है। ठीक है, तो 5,000 से रिवर्स एंट्री डालिए। आप ध्यान से देखिए पिछले वाले केस से, क्योंकि अब मेरा एक्सपेक्टेड लॉस गिरा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस गिरा है एंड फिर इससे क्या हुआ, एक्सपेंस भी है वो भी गिर गया है, ये मुझे हुआ है। तो अगर मैं रूल की बात करूं, क्लोजिंग अलाउंस ओपनिंग अलाउंस से ज्यादा है तो मैं एक्सपेंस टू अलाउंस करूंगी। ठीक है, और अगर क्लोजिंग अलाउंस कम है तो अलाउंस टू एक्सपेंसेस करूंगी। ठीक, अब बेसिकली अलाउंस है क्या, अलाउंस इज जस्ट अ नेगेटिव एसेट। आपको अलाउंस को बस ऐसे देखना है कि एक एसेट अकाउंट है जो कि अपनी बुक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो एक है कॉन्ट्रा एसेट है, नेगेटिव एसेट है। ये अपने ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू को गिरा रहा है। ठीक है, आपके ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू को गिरा रहा है, ये यही है और कुछ नहीं है ये। नाउ मूविंग अहेड, अलाउंस की कैलकुलेशंस के ऊपर है ना, अलाउंस की कैलकुलेशन भी तो हम करके चलेंगे कि अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे होगी मैम। तो अब उसकी कैलकुलेशन के ऊपर भी चलते हैं हम कि कैसे इसकी कैलकुलेशन हो सकती है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो अलाउंस की अगर कैलकुलेशन करनी हो तो अब ना हम अभी तक जितना भी समझ चुके हैं ना, अब उन सब का ना कनेक्शन अब हम समझेंगे कि कैसे है। मतलब एट द ईयर एंड कि आपने सपोज करो कि कितना रिसीवेबल है जो कि कलेक्ट नहीं हो सकता, या कितना जो है अलाउंस हमें करना है उस अमाउंट का। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे अलाउंस को, ये आईएफआरएस 9 क्या कहता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो स्टैंडर्ड है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है एफए लेवल पे। बट हाँ, लाइक आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए कि कोई भी अलाउंस जो होता है, ठीक है, अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज रिकॉग्नाइज फॉर रिसीवेबल फॉर द टाइम ऑफ रिसीवेबल इट्स अराइजिंग। मतलब अगर मैं सिंपल टर्म में आपको बोलूं कि जब कभी भी कोई क्रेडिट सेल होती है तो उससे रिसीवेबल हम क्रिएट करते हैं। एंड बिजनेस को उस वाले टाइम पे क्या कंसीडर करना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर पैसे देगा या नहीं देगा। अब ये कैलकुलेशन में बहुत सारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटीज हम ले सकते हैं। बट आपको अपने एसीसीए के एफए या फिर एफएफए के पेपर जो एफआईए रूट वाले हैं उनके लिए आपको ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नहीं करना है आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली। आप में पेपर जो है क्या टेस्ट करेगा मैम, फिर ये बता दो कितना बेसिक वाला नहीं करना है। तो पेपर में आपको जो करना होगा वो क्या क्या है मैं आपको बताऊं, ओपनिंग अलाउंसेस, ठीक है, ओपनिंग अलाउंसेस मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, क्लोजिंग अलाउंसेस, या फिर मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच यू कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड अलाउंस। ठीक है, अब आपका मेन जॉब क्या है, कैलकुलेट करना रिक्वायर्ड क्लोजिंग अलाउंस एंड कंपेयर करना इसको ओपनिंग अलाउंस के साथ। आप कैसे करोगे कैलकुलेट अलाउंस को, ठीक है, अलाउंस को कैसे कैलकुलेट करोगे अब हम इसको समझेंगे। बट लेट्स लुक एट द एग्जांपल, एक एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए। सो यस, जैन रन अ बिजनेस, ठीक है, जैन का एक बिजनेस है जो कि जेड सेल इंजन पार्ट्स टू मोटर इंडस्ट्री। Chandni, the owner of motor manufacturing business, owns than 56,000. चांदनी has been disputing the amount owed for 2 months. तो चांदनी 2 महीने से जो है लाइक डिस्प्यूट कर रही है, ठीक है। Now Zan believe that चांदनी will not pay.
So she want to make an allowance of 100% of the against this receivable. तो बेसिकली कस्टमर ने, अगर मैं ये एक स्पेसिफिक रिस्क की कस्टमर है, तो मैं यहां पर देखूंगी इट्स अ स्पेसिफिक रिस्की कस्टमर। तो अब मतलब जिसके पूरी तरह पैसे नहीं आने होते वो स्पेसिफिक रिस्की कस्टमर होता है। तो उसके केस में मैं क्या कर रही हूँ, अलाउंस कर रही हूँ कितना, 100% का, यानी कि पूरे के पूरे 56,000 का। अब उसके बाद मेरे पास एक और दूसरी कैटेगरी का कस्टमर भी बोला है, कहते उसने ना बाकी सारे ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस देखा और देखा कि कुछ और कस्टमर है जिन्होंने अभी तक पिछले 4 महीनों में पैसे नहीं दिए, जिनकी टोटल अमाउंट कितनी है 45,000, और वो उनके लिए ना 3% का अलाउंस जो है बनाना चाहती है। तो यानी कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ बाकी सारे ओवरड्यू कस्टमर हैं, तो इनके ऊपर 45,000 के ऊपर वो 3% का जो है बनाना चाहती है। तो ये कितना आ जाएगा, 1350 का। ठीक है जी। अब उसके बाद मेरा ईयर एंड क्या है, दिसंबर 2022 है। अब मैं देखूं तो मेरा टोटल अलाउंस कितना बैठेगा, 56,000 प्लस 1350, ये मेरा टोटल अलाउंस बैठेगा। ठीक है, टोटल अलाउंस बैठेगा। तो हम जो है ऐसे निकाल सकते हैं, और मैं एंट्री क्या करूंगी, इरिकवरेबल डेट टू अलाउंस फॉर रिसीवेबल। ठीक है, तो वो ऐसे हम जो है इसको क्रिएट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब अकाउंट कैसे देखेगा, बेसिकली ओपनिंग तो कुछ था नहीं, ओपनिंग तो कुछ था नहीं ना इस केस में, ये अलाउंस इंक्रीज हुआ और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस, जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन के जाएगा। ना इन द फॉलोइंग ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, इसके बाद अगला साल हो गया। फिर उसने अपने क्लोजिंग बैलेंस चेक किए, दैट इज 45,660। ठीक है, तो अब वो फर्स्ट ईयर था तो हमने देख लिया, तो मैंने एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, ओपनिंग अलाउंस पिछली बार वाला ही है। ठीक है, दिस इज माय ओपनिंग अलाउंस फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड ये क्या है, क्लोजिंग अलाउंस। ठीक है, क्लोजिंग अलाउंस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, साफ दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, कम करना है। अब मैं क्या करूंगी, डिक्रीज करूंगी। डिक्रीज करूंगी कैसे, 57,350 का एंड मेरे पास 45,660 का डिफरेंस, दो डिफरेंस आएगा उसको, यानी कि 11,690। अब इससे मैं जो है अलाउंस जो है कम करूंगी। अब कम करने की रिवर्स एंट्री थी, यानी कि अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट टू इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस, ये मेरी जो है एंट्री पास होनी जाएगी। तो अब मेरा एक्सपेंस जो है कम हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंस जो है डिक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्रेडिट ही करूंगी ना, यही तो मेरा बेसिक होता है जो अभी मैंने बताया था। तो अगर मेरा क्लोजिंग अलाउंस, क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग, तो उस वाले केस में मैं क्या करती हूँ, अलाउंस बढ़ गया ना, तो फिर उस वाले केस में मैंने क्या किया था, मेरी एंट्री थी आईडी एक्सपेंस टू मेरा क्रेडिट, मैंने क्या किया था, अलाउंस। और अगर मेरा ओपनिंग जो है ज्यादा है क्लोजिंग से, ठीक है, ओपनिंग जो है ज्यादा है क्लोजिंग से, तो उस वाले केस में क्या होगा, अलाउंस मेरा कम हो रहा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया था एक अलग से कंसेप्ट। ठीक है, तो अब अलाउंस मेरा कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी अलाउंस, जो कि अभी मैंने एंट्री की हुई है, एंड क्रेडिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। ये हमें जो है ट्रीटमेंट पास ऑन करना होता है। आई होप ये आपको समझ में अब आ जाएगा, और यही बैलेंस आगे कैरिड फॉरवर्ड होके आएगा। नाउ मूविंग अहेड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, राइट ऑफ करना डेट को जब अलाउंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, राइट ऑफ अ डेट व्हेन अलाउंस हैज बीन ऑलरेडी मेड, मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी अलाउंस है, तो अब मैं राइट ऑफ अगर मुझे करना होगा, फिर मैं मैम क्या करूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सपोज करो एक कोई कस्टमर है जिसने 10,000 देने हैं, एंड बिजनेस ने ऑलरेडी उसके लिए अलाउंस 10,000 का किया हुआ है, बिकॉज मुझे लगता है कि कस्टमर पैसे नहीं देगा। लेटर ऑन कस्टमर पक्का पक्का बैंकरप्ट हो गया, अब डेट तो राइट ऑफ होगा, तो मुझे क्या करना होगा, नॉर्मली राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, इरिकवरेबल डेट टू रिसीवेबल, नॉर्मली मेरी ये होती है। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल वाली एंट्री तो होती है इरिकवरेबल डेट टू रिसीवेबल।
अब इस वाले केस में तो ये मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ, हम तो मैम दोबारा से कर रहे हैं, बट हम कर नहीं रहे हैं, काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ अलाउंस जो है अब मैं क्या करूँगी, जो है लाइक मुझे करना है अपने अलाउंस को रिड्यूस करना है ना, तो नॉर्मल राइट ऑफ एंट्री होती है। अब इससे मैंने जो अलाउंस है वो रिड्यूस क्यों किया है, क्योंकि बिफोर राइटिंग ऑफ मेरे रिसीवेबल 10,000 के थे और अलाउंस मेरे 10,000 के थे, ऐसे था। अब मेरी नेट वैल्यू क्या हो रही है, 10,000 माइनस 10,000। अब जब डेट जो है फाइनली राइट ऑफ होगा, तो रिसीवेबल को तो मुझे हटाना है ना, तो यानी कि रिसीवेबल का बैलेंस मुझे जीरो करना है ना, तो अलाउंस जो है वो भी रिमूव करना है, तो इसीलिए अलाउंस को भी मुझे कम करना है। तो जब मुझे अलाउंस को कम करना है, तो डेबिट अलाउंस एंड क्रेडिट इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस जो है मैं करूंगी। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, कैंसल हो जाएगा वो 10,000 को जो एक्सपेंस था राइट ऑफ में से। ठीक है, तो इसको ना आप ऐसे भी सोच सकते हो। इसके लिए आप कैसे सोचोगे कि यस कि बिज़नेस पहले कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे 10,000 का नुकसान हो सकता है। लेटर ऑन बिज़नेस को कन्फर्मेशन ही होगी। पहले उसने उसके लिए अनाउंस किया था, बाद में कन्फर्मेशन होगी, डेफिनिटली लॉस हो गया तो रिसीवेबल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। बट एक्सपेक्टेड लॉस जो है ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ था अलाउंस की हेल्प से, तो वो जो रिडक्शन है अलाउंस की, वो मैं कैसे करूँगी, मैं बेसिकली वो कर दूँगी तो मेरा लॉस जो है 2 बार नहीं होगा। तो अलाउंस एक्सपेक्टेड लॉस है, राइट ऑफ मतलब कि मैंने उसको कंफर्म किया है। तो डेट जो कि पहले ऑलरेडी रिटन ऑफ था, तो उस वाले केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख दूंगी, क्या करना है मुझे, रिमूव करना है किसको, रिसीवेबल को। ठीक है, उसके अलावा इस वाले केस में मुझे करना है रिमूव रिलेटेड, साफ साफ लिख रही हूँ, रिलेटेड अलाउंसेस। ये दोनों आपके काम हो जाने चाहिए। इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग नहीं होगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब जी, इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, विच इज द पेबल। पेबल क्या होता है, मैंने किसी के पैसे देने हैं, ठीक है, तो मैंने रिसीवेबल से मूव हो गई पेबल में, यानी कि मनी ओड बाय द बिजनेस। पेबल्स मींस कि मैंने बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं, एंड या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक वो पैसे दिए नहीं है, तो रिसीवेबल इज रिसीव मनी, पेबल इज पे मनी। ठीक है, तो मैंने कोई गुड्स खरीदी हैं, क्रेडिट पे खरीदी हैं और अभी तक पे नहीं किए हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, पेबल है ना। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, पेबल मींस मनी गोइंग आउट। ठीक है, अब पेबल्स की भी मैम बहुत सारी टाइप्स होती होंगी, जी हाँ होती हैं। तो पहली टाइप मेरे पास क्या होती है, ट्रेड पेबल, बहुत ही कॉमन है। मींस कि अब लाइक अगर मैं देखूं कि नॉर्मली जब मेरी क्रेडिट परचेज हुई है, क्रेडिट परचेज बाय बिजनेस, तो क्या होगा, मेरे लिए पेबल आएगा। तो मैंने अगर इन्वेंट्री खरीदी अपने सप्लायर से, 30 डेज के बाद दूंगी, वो पैसे 20,000 रुपए देने हैं, तो वो 20,000 मेरे लिए पेबल्स है। नाउ इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, जब बिजनेस का बैंक अकाउंट का बैलेंस जीरो से कम हो जाए, तब हो जाता है, मुझे पता है वो मैंने बैंक वालों को पैसे भर के देने हैं। सेल्स टैक्स की लायबिलिटी भी आ जाती है कि बिजनेस ने सेल्स टैक्स कलेक्ट किया अपने कस्टमर से और बाद में मैंने टैक्स अथॉरिटीज को देने हैं, वो भी मेरे पेबल्स में आ सकता है। इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमाया है तो मैं टैक्स जो है गवर्नमेंट को दूंगी दूंगी। इसमें हमारे पास एक्रूअल्स भी आ जाते हैं, मींस कि जब कभी भी बिजनेस ने ऑलरेडी यूज किया है या कुछ रिसीव किया है, तो इनकम टैक्स लाइक जो होगा वो या एक्सपेंस इनकर किया है, बट अभी जो है इनवॉइस नहीं आया है, तो या फिर मैंने पेमेंट नहीं की है, तो एक्रूअल्स भी आ जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी मैंने यूज की है दिसंबर में, ठीक है, 2000 की इनवॉइस तो मेरे पास अगले महीने आएगा ना, तो बाय द ईयर एंड या बाय द मंथ एंड वो पैसे मेरे जो देने वाले रहते हैं, सो दैट इज एक्रूअल बोलो या उसको पेबल बोलो। एंड इसमें आ जाते हैं, मैं इसमें एग्जांपल में इलेक्ट्रिसिटी वैसे हमारे पास है ही पड़ा। अब अदर पेएबल्स में डेफर्ड इनकम भी आ जाती है कि मैंने पैसे रिसीव कर लिए, बट इनकम जो है फ्यूचर से रिलेट करती है, ठीक है, इनकम रिसीव्ड फॉर अ फ्यूचर पीरियड। इसमें मेरे पास लोन और इंटरेस्ट भी आ जाता है कि हाँ जी, मैंने लाइक लोन की पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट या फिर लोन एग्रीमेंट की पेमेंट जो है करनी है।
या फिर मैंने ग्रुप के किसी और हिस्से के पैसे देने हैं, जैसे कि सैलरी वेजेस की पेमेंट भी करनी है, लोगों ने मेरे लिए काम कर दिया बट मैंने अभी सैलरी नहीं दी। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट अभी पे नहीं किया। ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए, क्या है, लायबिलिटी। ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब मैम, पेबल है तो लेजर भी बनता होगा, जी हाँ बनता है। पेबल लेजर के केस में हमारे पास होता क्या है एक्चुअल में, तो देखो आपको ये समझना है कि इट्स जस्ट अ डिटेल्ड रिकॉर्ड हर एक सप्लायर का, जिसमें हम ये लिखते हैं कि बिजनेस ने हर एक सप्लायर को कितने कितने देने हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास 3 सप्लायर है मेरे बिजनेस के, ठीक है, सप्लायर ए, बी, सी, या फिर सपोज करो 4 हैं, डी। अब इसके मैंने देने हैं 10,000, इसके मैंने देने हैं 15,000, इसके मैंने 20,000, इसके मैंने 5,000। तो इसमें क्या होगा, पूरी डिटेलिंग होगी इंडिविजुअल अकाउंट्स के बारे में। ये सारे क्या होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट, ए का, बी का, सी का, डी का। और हर एक सप्लायर के अकाउंट में हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है, किसकी कब परचेजिंग हुई है, कितने की पेमेंट हम कर चुके हैं, क्या किसी को क्रेडिट नोट इशू है, कोई रिटर्न है, कोई एडजस्टमेंट है। तो हम ये सब कुछ उसमें लिख के चलते हैं। अब यहीं पे ना आपके पास एक बात आती है, जर्नल लेजर और पेबल लेजर दोनों में डिफरेंस, जो कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। टेबल लेजर क्या होता है, उसमें ना इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, कंटेन्स इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट्स पेबल लेजर में। अब जैसे कि ए बी सी डी आपको मैंने बताया, जर्नल लेजर में क्या होता है, टोटल ट्रेड पेबल बैलेंस होता है। जैसे इस केस में 10 एंड 15 25 एंड देन लाइक 5 30 एंड देन ये टोटल हमारा सबका क्या बैठा, 50,000 बैठा ना। तो जर्नल लेजर में क्या करेगा, वो सीधा का सीधा ना इसमें टोटल 50,000 का बैलेंस जो है बता देगा, ठीक है, वो ऐसे करता है। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है, ये बैलेंस जो होगा जर्नल लेजर में सेम, और ये बैलेंस जो क्या होगा, सेम ही होना चाहिए। अब मेरे पास सप्लायर में एक और चीजें आती हैं, इनके बीच में रिसीवेबल एंड पेबल की कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है जब सेम कंपनी हमारी कस्टमर भी है और सप्लायर भी है, ठीक है। तुम मेरे कस्टमर भी हो, तुम मेरे कस्टमर भी हो, सप्लायर भी हो। अब इस वाले केस में आपने पैसे लेने भी हैं तो आप रिसीवेबल हो, आपने देने भी हैं, पेबल भी है। तो इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग द मनी, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं एंड इवेंचुअली हम जो है डिफरेंस जो है वो पे करते हैं। तो रिसीवेबल का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है और पेबल का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है उल्टा कर देंगे, रिवर्स एंट्री। अब जो ये रिवर्स एंट्री हम करते हैं ना, वो किससे करते हैं, कॉमन अमाउंट से, ठीक है। और कॉमन अमाउंट हमेशा कम ही होगी। जैसे सपोज करो एक कंपनी ए है, उसने कंपनी बी के 10,000 देने हैं और 12,000 लेने हैं। तो डिफरेंस क्या रह गया, 2,000 का ना। तो आप जो है हम क्या करेंगे, मैं 10,000 दूंगी नहीं, 12,000 लूंगी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ 2,000 जो है ले लूंगी। सो सिर्फ डिफरेंस अमाउंट, कॉन्ट्रा अमाउंट हमेशा एक गोल्डन रूल इसमें याद रखना, लोअर अमाउंट, ठीक है, लोअर अमाउंट से होगा ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल, ठीक है, ये कॉन्ट्रा जो होगा ये हमें याद रखना है। तो रिवर्स एंट्री होने वाली है, जिससे कि मैं अपनी लायबिलिटी भी कम करूंगी, एसेट भी कम करूंगी, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस जो है मैं इसके बाद दिखाती हूँ, अमाउंट ऑफसेट मस्ट बी अ लोअर अमाउंट। अब इसको एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हो, जैसे कि एक कंपनी ओज 1,000 एंड कंपनी बी ओज 1,200, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 200। तो अब पैसे जो जिसने देने हैं वो सिर्फ 200 ही देगा। पेबल और रिसीवेबल दोनों दोनों हम जो है हजार हजार से, यानी कि लोअर अमाउंट से जो है एंट्री जो है कॉन्ट्रा की पास कर देंगे। अब रह क्या जाएगा, दोनों की इसमें उसके पेबल रिसीवेबल, एंड अब बैलेंस जो होंगे एडजस्ट हो जाएंगे, और कॉन्ट्रा एंट्री के बाद कंपनी बी का रिसीवेबल बैलेंस 0 हो जाएगा एंड इसका पेबल बैलेंस जो है सिर्फ 200 रह जाएगा, क्योंकि इसने 1200 देने थे, अब 1000 वो कट हो गया, आपस में एडजस्टमेंट हो गई। तो ऐसे ही हम इसमें चलते हैं।
नाउ इसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक एरिया जिसको हम बोलते हैं सप्लायर स्टेटमेंट। मैम सप्लायर स्टेटमेंट क्या होता है? और आपने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एरियाज में से है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एरियाज में से ये सप्लायर स्टेटमेंट एंड इसका रिकंसिलेशन का टॉपिक एरिया भी आता है। 6 नंबर तक का आप पेपर में एक्सपेक्ट जो है कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। तो सप्लायर स्टेटमेंट होता क्या है मैम? देखिए सप्लायर स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सप्लायर देता है अपने कस्टमर को। उसमें लिखा क्या होगा मैम? उसमें ये लिखा होगा कि किस कस्टमर ने अपने सप्लायर को देना है। जैसे कि मैं कस्टमर हूं, है ना, मैंने अपने सप्लायर को कितने पैसे देने हैं। इट्स जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। ठीक है, जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बिल्कुल ही वैसे है। अब एग्जाम्पल्स की तरफ है, अगर आपने गुड्स खरीदी है सप्लायर ए से, ठीक है, एट द एंड ऑफ जून सप्लायर ए ने आपको स्टेटमेंट दे दी कि आपका ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतने का इनवॉइस होगा, इतने के क्रेडिट नोट है, इतने की पेमेंट है, इतने का क्लोजिंग बैलेंस है। अब वो कैसे वर्क करेगा? सप्लायर के पर्सपेक्टिव से हमें ये देखना है कि अमाउंट दैट इंक्रीज व्हाट कस्टमर ओस, ठीक है, यानी कि ओपनिंग या इनवॉइसेस और वो सारे मेरे डेबिट साइड पे शो जाएंगे सप्लायर की स्टेटमेंट में। और जोन सी अमाउंट मेरे कस्टमर की ओज अमाउंट को कम करते हैं, यानी कि पेमेंट कस्टमर ने दे दिए हैं, यानी कि या तो क्रेडिट नोट है, तो वो मेरी क्रेडिट में दिखाई जाएंगी सप्लायर की स्टेटमेंट में। आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? पर्सपेक्टिव, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाती है, हो सकता है, क्योंकि सप्लायर एंड कस्टमर दोनों जो हैं इन ट्रांजैक्शन को डिफरेंट डिफरेंट वे में देखें। सो सप्लायर स्टेटमेंट हम इसीलिए करते हैं सप्लायर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अमाउंट ओड बाय कस्टमर इज डेबिट ऑन सप्लायर स्टेटमेंट, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें डिटेल्स क्या क्या होती है हमारे पास? सप्लायर की डिटेल की, अच्छा सप्लायर का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐसी होती हैं, कस्टमर का डिटेल्स, रिसीविंग की स्टैम्प, ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट क्रेडिट, कितनी अमाउंट रहती है, कितने क्रेडिट टर्म है, हम यहाँ पर ये लेके आते हैं। सो अब एक एग्जांपल देखिए, स्वीटी शॉप रन अ कन्फेक्शनरी शॉप एंड परचेज चॉकलेट बार फॉर पूजा चॉकलेट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पूजा चॉकलेट सप्लायर सेंड स्वीटी अ स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग दैट नीड टू बी सेटल। तो स्वीटी क्या है? वो उसकी कन्फेक्शनरी शॉप है और वो परचेज करती है तो पूजा से, यानी कि पूजा क्या है? सप्लायर है ना। तो अब स्टेटमेंट जो है कैसी दिखेगी? वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आ गया सप्लायर का नेम, डिटेल्स एंड ये सारे बिल्स, कितनी पेमेंट आ चुकी है, क्रेडिट नोट एंड कितनी अमाउंट जो है पेंडिंग रहती है, और 30 डेज का टर्म, डेट ऑफ बिल भी होगा। ठीक है, किसको दिया है उसने ये भी आएगा, एंड स्टैम्प भी आप देख पा रहे हो, स्टैम्प भी है। सो ये सारी डिटेल्स, स्टैम्प, ट्रांजैक्शन लिस्ट, सब कुछ इसमें होगा, डेबिट क्रेडिट, कितनी हमारी टर्म्स हैं, सब कुछ होता है। अब ये टर्म्स तो हैं, इन टर्म्स के अलावा अब हमारे पास एक टॉपिक आता है सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन। जैसे कि बैंक रिकंसिलेशन होता है, ऐसे ही सप्लायर स्टेटमेंट का रिकंसिलेशन भी होता है। तो मैम सप्लायर का रिकंसिलेशन क्या होता है? मींस कि कंपेयर करना सप्लायर के अकाउंट को सप्लायर की स्टेटमेंट के साथ, ताकि हम जो है डिफरेंस देख सकें। ठीक है, सप्लायर के बैलेंस को इंडिविजुअल पेबल बैलेंस में उसकी सप्लायर के स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे रिकॉर्ड और सप्लायर के रिकॉर्ड मैच होने चाहिए, बट समटाइम वो मैच नहीं हो सकते। सपोज करो कि मेरे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि 5,000 देने हैं, ठीक है, बट सप्लायर कह रहे हैं कि 10,000 देने हैं, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना डिफरेंस क्यों है। तो वो डिफरेंस क्यों हो सकते हैं? दे कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस। ठीक है, अब डिफरेंस जो होते हैं ये आते हैं टाइमिंग डिफरेंस के कारण, जैसे बैंक रिकंसिलेशन में करते थे, यहाँ पर भी हो सकता है। तो टाइमिंग डिफरेंस मींस कि ट्रांजैक्शन हुई है बट एक साइड रिकॉर्ड नहीं हुई बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। जैसे कि सपोज करो कि आपने पेमेंट कर दी 30 जून को एंड सप्लायर को वो पेमेंट जो आएगी 2 जुलाई को जा रही है, तो मैंने अपनी बुक्स में तो रिकॉर्ड कर दी होगी और सप्लायर की स्टेटमेंट में 30 जून को वो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, तो ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस के कारण हो रहा है। ठीक है, एंड दूसरा मेरे पास क्या हो गया कि लाइक कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, है ना, एरर्स भी हो सकते हैं। अब एरर्स क्या होंगे? लाइक एरर्स के केस में हम क्या देखते हैं कि कुछ लाइक कुछ चीजें ऐसी होगी जो कि इनकरेक्ट हुई हैं या फिर मिसिंग है।
इनवॉइस पूरी तरह रह गया, क्रेडिट नोट नहीं हुआ, इनवॉइस 2 बार हो गया, रॉन्ग अमाउंट होगी, तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐसे कुछ रीजंस के कारण जो है हमारे पास डिफरेंस जो है आ सकते हैं, ठीक है, तो ये एरर्स वाले कारण एंड लाइक टाइमिंग के कारण। तो अमाउंट नहीं रिकॉर्ड किया, 2 बार कर दिया, गलत अमाउंट कर दिया, डुप्लीकेट अमाउंट कर दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। देखिए डिफरेंस तो आ गए, मे बी अगर कॉमन डिफरेंसेस अगर हम आप मेरे से पूछो 2-4 मैं बता देती हूँ, जैसे कि डिस्काउंट के एरर हो गया, डुप्लीकेट एंट्री हो गया, रॉन्ग सप्लायर हो गया, इनपुट करने में हो गया, पेमेंट इन ट्रांजिट हो गया, इनपुट लाइक अमाउंट जो है लाइक जो हो गया अमिट हो गया। बट अब देखिए, अगर कोई एरर है, आपको एक बात समझनी है, टाइमिंग डिफरेंस को एडजस्ट नहीं करते होते अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, बिकॉज ऑलरेडी वो अकाउंट्स तो ठीक है ना, वो तो क्यों है, वो तो नेचुरली चीजें जो है चली जाएंगी, बट एरर्स को करेक्ट करना होता है। हमारे बिजनेस में अगर गलतियां हुई हैं तो हम लेजर को ठीक करेंगे, जस्ट लाइक बैंक रिकंसिलिएशन, बट अगर सप्लायर ने किया है तो आपको लेजर चेंज नहीं करना, बिकॉज सप्लायर से गलती हुई है तो वो डिफरेंस जो है हम रेक में दिखाएंगे और फिर सप्लायर को जो है बता देंगे कि इसमें जो है गलतियां हो रही हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो अब किसकी गलती है, कैसे है, वो हम रिकंसिलिएशन से करते हैं, आप रिकंसाइल करते हो, रिकंसाइल करना मींस मैच करना। अब इसको ना एग्जांपल से ही समझते हैं। देखिए, स्वीटी शॉप रिसीव अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम पूजा चॉकलेट, जिसमें ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिख रहा है 588 एट द एंड ऑफ मंथ, बट इंडिविजुअल लेजर में हमारे पास बैलेंस दिख रहा है 873 का, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन जो मैच हुई है वो हाईलाइटेड है और कोई मिसिंग है वो हमने नोट कर लिया, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब इनवॉइस नंबर है, कितने की पेमेंट आ गई, कितने का इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, ये सब कुछ है। अब अगर मैं उसका अकाउंट नंबर देखूं, पहले तो ना आप इनवॉइस नंबर देखिए ध्यान से, इनवॉइस नंबर 19874 जो कि 130 का है एंड 130.20, ठीक है। इनवॉइस ए 198 892, ठीक है, 458.13, 458.13। फिर उसके बाद हमारे पास पेमेंट जो आई है वो कह रहे हैं 130.20 की, 130.20 की। फिर उसके बाद इनवॉइस 147.23 की अमाउंट का है और 874 का है, एंड उसके बाद क्रेडिट नोट है 258.13 का, जो कि यहां पर क्रेडिट नोट नहीं है, एंड देन इनवॉइस नंबर 241.9 है एंड 241.90, तो हमें डिफरेंस दिख रहे हैं, तो क्रेडिट नोट का है, ठीक है, और ये अमाउंट की डिफरेंस है। अब मिसिंग क्रेडिट नोट जो है वो क्या कह रहे हैं, अब इसको समझने की अगर मैं बात समझाऊं तो ये सप्लायर का स्टेटमेंट और उसका दोनों का डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, फिर इन्वेस्टिगेट करोगे, जो कि इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्रेडिट नोट मिसिंग है, जो कि हमने भी देख लिया, ये हमारी गलती है, आपको इसको रिकॉर्ड करना है, तो इसको अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेबल टू परचेजेस, ठीक है, पेबल टू परचेजेस, ये एंट्री आप पास ऑन करोगे, तो ये डिफरेंस अपने आप सेट हो जाएगा। एंड अब कोई सप्लायर स्टेटमेंट में इनवॉइस गलती से रिकॉर्ड हुआ है ये इंस्टेड ऑफ दिस, तो जिसके कारण डिफरेंस है, ठीक है, जिसके कारण डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस जो है 27 का है, तो यानी कि सप्लायर का एरर है, तो ये मैं लेजर में, ठीक है, सो डू इन रेक, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगी, रेक में करूंगी, यही मुझे देखना है, तो उसके बाद जो है बैलेंस जो है मैच होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम जो है बनाएंगे स्टेटमेंट, जो है प्रॉपरली बना के चलेंगे, यही हमें करना होता है। रिकंसिलेशन जब भी हम करते होते हैं मैच करके चलना होता है, प्रॉपर बनाया, डिफरेंस देखा एंड हमने करेक्ट किया। अब देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं लाइक जिसके कारण ना ये मैच नहीं करता है, ठीक है, तो मैम ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण जो है ये मैच नहीं होते, पेमेंट हुई है बट रिसीव नहीं हुई थी, इसके कारण रिसीव हो सकता है, तो मैं एक्शन क्या लूंगी, कोई अमाउंट छूट गया, कोई क्रेडिट नोट छूट गया, कोई इनपुट में गलती होगी, तो यही सारी हमारी जो है गलतियां हुई हैं जिसका हमें ध्यान में रखना है। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा,
हमने जो है रिसीवेबल के बारे में पढ़ा, हमने पेएबल के बारे में पढ़ा, हमने जो है रेक के बारे में पढ़ा, ठीक है? हमने इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ा। तो ये सारे एरियाज हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट थे बच्चों। एंड लाइक टू गेट द नोट्स, हमारे जो है पीडब्ल्यू लाइव में जाके, आप आधार बैच में जाके नोट्स ले सकते हैं। एंड बाकी सारे अपडेट्स के लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे सारे के सारे अपडेट जो है मिलते रहेंगे। सो बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन करते हैं वाइंड अप, एंड फिर हम ऐसे ही बहुत सारे सेशंस में मिलेंगे। थैंक यू।